दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने हुमायूं के इतिहास के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे शेरशाह के इतिहास के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। ये दोस्तों 7 to 10 JPSC प्रीलिम्स में आया था। ठीक है ना। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो ये फरीद था। ठीक है। शेर खां बाद में आया। कैसे आया हम आगे चल के इसका जो है डिस्कशन करेंगे। इसके बाद शेरशाह सूरी जब वो मुगलों के स्थान पर दिल्ली के गद्दी पर बैठा तब वह शेरशाह सूरी बन जाता है। तो देखिए, ये जो था सूरवंश का एक जागीरदार था। ठीक है ना। ये कैसे? क्योंकि इसके जो वालिद थे, इसके जो पूर्वज थे ना, इब्राहिम सूर, वो बहलोल लोधी के, जब वो दिल्ली की गद्दी पर लोधी वंश का शासक था बहलोल लोधी, तब इब्राहिम सूर नामक एक अफगान, जो हमने पिछले वीडियो में आप बताया कि जो भी सेना दिल्ली पर शासन करने वाले या मुगल हो या कोई अन्य हो या लोधी वंश या सल्तनत काल में कोई भी शासक हो, वो अपनी सेनाओं में ज़्यादातर काबुल के खैबर दर्रा के उस पार के लोगों को ज़्यादा अपनी सेना में रखते थे। तो अफगानों को आमंत्रित किया जाता था। ठीक है ना। तो बहलोल लोधी भी अफगान क्षेत्र से अफगानों को आमंत्रित किया जाता था और यहाँ सेना में भर्ती किया जाता था। उसी दरमियान बहलोल लोधी के कार्यकाल में, उनके शासनकाल में, इब्राहिम सूर नामक एक सूरवंशीय कह लें कि सेना था, वो आया था। उसी के वंशज में जो है, उसका जो वंशज था मियाँ हसन। ठीक है ना। इसके जो फरीद के पिता का नाम था मियाँ हसन। ठीक है। मियाँ हसन के 4 बीवियों में, 4 पत्नियों में 8 संतान। इसमें सबसे बड़ा फरीद, जो आगे चल के शेरशाह बनता है, वो होता है। फरीद जो था और अन्य 7 थे। ठीक है ना। 4 बीवियाँ थी। हसन मियाँ हसन, यानी कि फरीद शेरशाह सूरी के पिता का नाम। ठीक है। वो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है कि फरीद का, यानी कि शेरशाह सूरी का जन्म KR कानूनगो, ठीक है ना, उसके अनुसार 1486 है। लेकिन परमात्मा शरण पी शरण के अनुसार 1472 ईस्वी माना गया। ठीक है। ठीक है। NCERT में इसका जो 11वीं क्लास के मध्यकालीन इतिहास का जो भाग है, ठीक है ना, पाठ है मुगल काल, उसमें आपको शेरशाह सूरी के जन्म का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन जब आप डीपली अध्ययन करेंगे तो आपको मिलेगा कि KR कानूनगो, ठीक है ना, 1486 कहता है, और पी शरण यानी कि परमात्मा शरण, ये भी इतिहासकार हैं, इनके अनुसार 1472 ईस्वी, जो ज़्यादातर इसको मान्यता दी गई है। 4 बीवियों में 8 संतान। 8 संतानों में सबसे बड़ा फरीद जो शेर खां है, ठीक है ना, उसका जन्म होता है 1472 ईस्वी में। 1494 ईस्वी में ये घर छोड़ देता है। ये कहाँ का ये था, पहले जान लेते हैं कि मियाँ हसन क्या था। मियाँ हसन था बिहार के शाहाबाद, ठीक है ना, बिहार के शाहाबाद नामक जागीर का जागीरदार था। ठीक है, बिहार में। ठीक है। लेकिन आपको NCERT में लिखा हुआ जौनपुर, ठीक है ना, ये बिहार में, और डीपली जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको बिहार में मिलेगा। शाहाबाद नामक जागीर स्थान में जो जागीर उसको मिला हुआ था, मियाँ हसन को, उसको जागीरदार मिला हुआ था, वो जागीरदार था। वो 1494 ईस्वी में घर छोड़कर वो जौनपुर चला जाता है। ठीक है ना, जौनपुर चला जाता है और वहाँ वो 3 वर्षों तक वहाँ अध्ययन करता है और मौलवी बनता है। ठीक है। 3 वर्ष तक अध्ययन करने के बाद वो मौलवी बन जाता है और पुनः लौट कर आता है और 1497 ईस्वी में उसको
जागीरदारी प्राप्त हो जाती है। उसके पिता के स्थान पर उसके जीवित रहते ही, मियाँ हसन के जीवित रहते ही फरीद को यानी कि शेरखां को जागीरदारी प्राप्त होती है 1497 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद वो पी शरण के अनुसार 25 वर्ष और अन्य के अनुसार 21 वर्षों तक पिता की जागीरदारी को संभालता है। ठीक है ना, अपने जागीर को जागीरदार के रूप में वो संभालता है। इससे उसको प्रशासन के गुण बहुत अच्छी तरह से समझ विकसित हो जाता है और वो प्रशिक्षित हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रशासन किस तरह से चलाया जाता है वो उसके 21 या 25 वर्षों का अनुभव रहता है। ठीक है। तो ये हुआ आपका शेरशाह का। वो 1525 ईस्वी में मियाँ हसन या हसन मियाँ की मृत्यु होने के बाद वह जागीरदार का एक छत्र मालिक बन जाता है। ठीक है। और इसके बाद जो दिल्ली का तत्कालीन सुल्तान था हसन नुहानी, ठीक है ना, हसन नुहानी, ठीक है, उसका पुत्र जलालुद्दीन नुहानी का ये उस्ताद नियुक्त हो जाता है। ठीक है। कौन? फरीद को कब? 1528 ईस्वी में उस्ताद नियुक्त किया जाता है। अब उस्ताद का मतलब ये होता है कि सारे तलवारबाजी, घुड़सवारी वगैरह वगैरह की शिक्षा प्रदान करना। ठीक है ना। तो वो जलालुद्दीन जो राजकुमार होता है, ठीक है ना, शहजादा होता है, हसन नुहानी जो बिहार का जो सुल्तान, तत्कालीन सुल्तान, ठीक है ना, इब्राहिम लोदी की घाघरा पानीपत की मृत्यु के बाद पानीपत की लड़ाई में जब इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद ये हसन नुहानी जो बिहार का तत्कालीन सूबेदार मान के चलिए, लेकिन वो सुल्तान बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक छत्र उसका बिहार का शासक बन जाता है। वहाँ फरीद जो एक जागीरदार होता है वो इसके खिदमत में चला जाता है, इसके राज दरबार में चला जाता है और 1528 में इसे उस्ताद नियुक्त कर दिया जाता है, जहाँ घुड़सवारी, तलवारबाजी वगैरह पैंतरा सिखाया जाता है। ठीक है ना। तो ये काफ़ी करीबी हो जाता है। हसन नुहानी की मृत्यु कुछ महीनों बाद हो जाती है। तो दद्दू बीबी, ठीक है, दद्दू बीबी जो उसकी पत्नी थी वो अभिभावक बनता है। उसके भी करीब वो फरीद हो जाता है। ठीक है ना, करीबी हो जाता है, उसका भी काफ़ी करीबी होता है। और कुछ 6-7 महीनों बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है। कौन? यानी जलालुद्दीन के माता और पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है। और इस पर एक छत्र फरीद का जो है एक छत्र अधिकार हो जाता है। लेकिन इनके पास चुनौतियां थी। चुनौतियों का सामना वो करता है बाद में। नुसरत शाह जो बंगाल का शासक है, वो यहाँ के जो हसन नुहानी के और उसके जो वंशज थे, वो फरीद के खिलाफ षड्यंत्र करके नुसरत शाह से मदद मांगने से एक सेना की टुकड़ी वहाँ भेजा जाता है, जिसको तैबत खां नामक एक सेनानायक वहाँ जाता है, जिसको फरीद उसको बुरी तरह पराजित करता है और उसके द्वारा लूटे गए माल पर कब्जा कर लेता है। कौन? फरीद, यानी किसे? ठीक है ना। तो ये थे फरीद का बिहार कनेक्शन। उसके बाद चुनार का किला, ठीक है ना, चुनार का जो किला था, ठीक है, चुनार का किला क्या था? चुनार का किला इब्राहिम लोदी जब था, ठीक है ना, पानीपत की लड़ाई में ये मारा जाता है। इब्राहिम लोदी का हमदर्द जिसको बोलेंगे, उसका नाम था ताज खान सारंग खानी, ठीक है ना।
ताज खान सारंग खानी, इस व्यक्ति को इस चुनार का किला सुपुर्द किया था। कौन? इब्राहिम लोदी। और वहाँ अपने बहुत सारे खजानों को संरक्षक के रूप में उसकी सुरक्षा के लिए इस ताज खान सारंग खानी को छोड़ दिया था, उसके अधिकार में था। इसकी पत्नी जिसका नाम था लाड मलका, ठीक है ना, लाड मलका, ठीक है, लाड मलका और ताज खान सारंगी, ताज खान सारंगी की जब मृत्यु हो जाती है तब लाड मलका जो विधवा को शेर खान प्रणय प्रस्ताव भेजता है। प्रणय प्रस्ताव का मतलब क्या होता है? प्रणय प्रस्ताव का मतलब होता है कि आप हमसे विवाह कर लो, मैं आपको सुरक्षा प्रदान करूंगा। ये हुआ, वो मान जाती है, लाड मलका मान जाती है। इस प्रकार शेर खां का चुनार का किला और लाड मलका दोनों नियंत्रित हो जाता है, ठीक है ना, ये दोनों ही नियंत्रण में रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार शेर खां का 1529 ईस्वी में इस पर पूरी तरह से कब्जा हो जाता है चुनार का किला। जो पिछले हुमायूं के साथ जब घेरा डालता है, चुनार के किले को जब हुमायूं घेरा डालता है, तब शेर खां उसके साथ समझौता करते हुए अपने एक पुत्र को मुगल सेना में भेज देता है खिदमत के लिए, ठीक है ना। बदले में हुमायूं इस चुनार के किले को छोड़ देता है। ये इतिहास है, ठीक है ना। हुमायूं के साथ भी लड़ाइयाँ होती हैं। हुमायूं के लिए चौसा, कन्नौज, ठीक है ना, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा 1539 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में, ठीक है ना, ये हुमायूं के साथ लड़ाई लड़ा गया। उसके बाद लगभग 1540 से लेके 1555 ईस्वी तक शेर खां जो अब शेरशाह हो जाता है, ठीक है ना, शेरशाह बन जाता है, वो लगभग 15 वर्षों तक राज करता है, शासन करता है, ठीक है ना। अब यहाँ शेर खां की उपाधि कैसे मिली? फरीद से शेर खां कैसे बना? जब हसन नुहानी जो तत्कालीन बिहार का सुल्तान था, जलालुद्दीन का उस्ताद जब 1528 ईस्वी में उसे नियुक्त किया जाता है, तो कहते हैं, ये इतिहासकार कहते हैं कि बाघ से शहजादे को यानी जलालुद्दीन को रक्षा करने के कारण सुल्तान के द्वारा, हसन नुहानी के द्वारा, ठीक है ना, जलालुद्दीन नुहानी की रक्षा के कारण जो शेर खां बाघ से रक्षा करता है, जिसके कारण फरीद को शेर खां बोला जाता है, ठीक है। तब से फरीद को शेर खां बोला जाता है, ठीक है। तो ये किस लिए मिला? क्योंकि तत्कालीन जो बिहार के सुल्तान था हसन नुहानी, उसका पुत्र जलालुद्दीन नुहानी की रक्षा जलालुद्दीन नुहानी की रक्षा करता है। कौन? बाघ से करता है, बाघ से रक्षा करता है, जिसके कारण फरीद को क्या नाम देता, उपाधि देता, शेर खां, ठीक है, शेर खां। ये इसके बचपन का नाम और ये सुल्तान के द्वारा, बिहार के सुल्तान के द्वारा दिया गया नाम। इसके बाद जब 1540 ईस्वी में कन्नौज की लड़ाई के बाद दिल्ली में कब्जा हो जाता है किसका? शेर खां का। तब वो शेरशाह सूरी बन जाता है, शेरशाह सूरी या शेरशाह सूरी बन जाता है, ठीक है ना दोस्तों। ये जो संक्षिप्त फरीद यानी शेर खां अर्थात शेरशाह सूरी, इसमें और बहुत सारे डीपली अगर हम जाएंगे तो बहुत सारे और भी इतिहास है,
लेकिन परीक्षा की दृष्टि से चुनार का किला, इसका जो है स्थान, ठीक है ना, शाहाबाद का जो जागीरदार था ये, ठीक है, जलालुद्दीन नुहानी को बाघ से बचाने के कारण इसको जो उपाधि मिला वो। इसके अलावा फरीद से शेरशाह सूरी बनना के बीच के इतिहास को हम जान जाते हैं तो परीक्षा की दृष्टि से आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये फरीद यानी शेरशाह सूरी का संक्षिप्त इतिहास है, ठीक है ना। आगे चल के हम लोग इसको और विस्तृत जब जानेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा होने से भी ठीक ये प्रतीत नहीं होता है, इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। और ये संक्षिप्त विवरण आपके पास है, ठीक है। तो ये थे शेरशाह सूरी का इतिहास। दोस्तों, अब हम शेरशाह सूरी यानी फरीद, इसके इतिहास का हम थोड़ा सा मूल्यांकन करेंगे, शेरशाह सूरी का मूल्यांकन करेंगे। तो जैसा कि पिछले पूर्व में कहा गया है कि फरीद उसके बचपन का नाम था। वो सिर्फ गद्दी पर, जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा, वो 5 साल या 7 साल था, ठीक है ना। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 5-6 साल तक ही था, वो बिहार का सुल्तान भी बना था, ठीक है ना। तो उसका हम लोग मूल्यांकन करते हैं। तो देखिए, फरीद उसके बचपन का नाम था शेरशाह सूरी। जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो वो सूर्य शासक बन गया, ठीक है ना। वो धार्मिक पुस्तकों का 3 वर्षों तक अध्ययन किया था जौनपुर जाकर के, ठीक है ना। तो वहाँ उसने मौलवी का पदवी धारण किया और वो मौलवी बना, ठीक है। अंतिम क्षण तक शेरशाह सूरी अंतिम क्षण तक लड़ता रहा और अंतिम समय में उसे एक जो कहेंगे सुसमाचार प्राप्त हुआ। सुसमाचार ये कि वो कीर्ति बर्मन जो था, ठीक है ना, उससे लड़ाई के वक्त उसे जीत हासिल होती है। तो वो सुसमाचार मिलता है और तोप के फट जाने के कारण, लड़ाई के दरमियान तोप फट जाने के कारण उसकी मृत्यु होती है, जिसका उसके पुत्र इस्लाम शाह काफ़ी जो है वो उस राजा के साथ काफ़ी उसके बाद भी लड़ाइयाँ होती हैं। तो ये अंतिम क्षण तक लड़ने वाला ये शासक था जो तोप फटने से गंभीर रूप से जल जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। वो अपना मकबरा स्वयं बनाया, सासाराम बिहार में अपना मकबरा जो है वो स्वयं बनाने वाला शासक था, ठीक है ना। तो ये आप देखेंगे कि वो झील के बीच में, ठीक है, झील के बीच में एक चबूतरा में बनाया गया जो काफ़ी सुदृढ़ और स्थिरता प्रदर्शित करता है, दिखता है। और है वो 2 नगरों को भी बसाया था, ठीक है ना। कन्नौज के निकट, ठीक है, शेरसूर नामक, कन्नौज के निकट शेरसूर नामक, क्या शेरसूर नामक एक नगर बसाया था। दूसरा नगर और था दिल्ली में, यमुना तट पर एक नगर बसाया था जिसका अवशेष, और वहाँ एक मस्जिद का भी अवशेष अभी है, ठीक है ना। शेरशाह एक और काम किया था। क्या काम किया था कि शेरशाह ने पाटलिपुत्र को, जो मगध का राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र से फिर ये पटना नाम दिया गया था। किसने दिया था? ये शेरशाह ने दिया, ठीक है ना दोस्तों। तो शेरशाह ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना किया था। इसके दरबार में, इसी के काल में, शेरशाह सूरी के काल में ही मल्लिक मोहम्मद जैसी नामक एक मुस्लिम विद्वान हुआ करते थे, लेखक हुआ करते थे, कवि हुआ करते थे, जिनके द्वारा कुछ रचनाएं रची गई जिन्हें हम लोग पद्मावत, अखरावट, कन्हावट, आखिरी कलाम। ये पद्मावत को बार बार पूछा जाता है, पद्मावत किसकी रचना है ये पूछा जाता है, तो मल्लिक मोहम्मद जैसी, ठीक है। तो ये थे शेरशाह का जो मूल्यांकन है, ठीक है। इसके अलावा आप डीपली हम लोग पढ़ेंगे तो काफ़ी आपको सहूलियत होगी। इसको आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, सभी के लिए ऐसा बनाया गया है, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काम आएगा, ठीक है ना। तो इसको वीडियो को ध्यान से देखिए। इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एजुकेशन विद MP सर नामक टेलीग्राम में मेरा एक चैनल है, ठीक है ना, वहाँ से आप ले सकते हैं।
और वीडियो को बढ़िया से देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।